गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरकन सर एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर बिगनर सीरीज़ के आज के सेशन में। इस सीरीज़ में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट्स, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो इस सीरीज़ बिगनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड करें, और एज ए न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज़ किया। अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़ से। उससे पहले मैं आपको ग्लॉसरी के बारे में फिर से बता देता हूँ। ये मैंने आपको कल बताया था। इसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने कुछ टर्म्स को, कुछ काफ़ी सारी फाइनेंशियल टर्म्स को जो इकट्ठा किया है, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है और उनके मीनिंग एक लाइन में समझाने की कोशिश की है। जैसे आप मीनिंग देखेंगे, आपका अरिथमेटिक मीन है। जैसे इसका मीनिंग ये होता है आपका द सम ऑफ आइटम्स इन अ डेटा सेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। इट इज़ बेसिकली द फॉर्मूला फॉर एवरेज। तो मैंने ये बेसिकली एवरेज का यहाँ पे मीनिंग बताया है और यहाँ पर एक ही लाइन में इसको बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। तो इसके क्या हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे डेटा, इसके अंदर 15 पेज का ये डॉक्यूमेंट है। इसको आप, मैं बेस्ट अगर आपको यूज़ करना है इसको अच्छे से, तो मैं रिकमेंड ये करूँगा, जैसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लॉज वगैरह भी लिखे हुए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें। इसके क्या है 15, जैसे 8th पेज है, मैं आपको लास्ट में लेके चलता हूँ पहले। ये रहा। अब ये इसके 15 पेज हैं, 15 पेज हम आ गए हैं। इसको आप इस तरह से प्रिंट आउट कराएं कि एक ही जो शीट है उसके ऊपर इस साइड भी प्रिंट हो और पीछे वाली साइड भी प्रिंट हो। तो आपके ऑलमोस्ट 7 या 7.5 या 8 पेजेस लग सकते हैं। तो आपको काफ़ी अच्छा आपके लिए एक ग्लॉसरी टाइप प्रिपेयर हो जाएगी, जो आप यूज़ कर सकते हैं। कभी भी आपको कोई भी टर्म देखनी हो तो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो मतलब मैंने इसके अंदर मोस्टली टर्म्स इंकलकेट करने की कोशिश की है। एनुइटी से लेकर अप्रेजल, आपके मतलब जो बेसिक टर्म्स होती हैं सब कुछ इसके अंदर डालती है। जैसे आपका इन्वेस्टमेंट या इन्फ्लेशन, इतना सब भी इसके अंदर, असेट्स लायबिलिटीज़, ये भी डाल दिया आपका। तो आप जो है इसको रेफर कर सकते हैं। अब आते हैं आज की न्यूज़ पे, जो काम की बात है ये वाली। अब इसके अंदर देखते हैं आपका सबसे पहली न्यूज़। सबसे पहले हम ये समझेंगे इस न्यूज़ को डिस्कस करने के बाद कि यहाँ पे कई बार रेड से लिखा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है डिस्कसिंग टेलीकॉम स्ट्रेस लिखा है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, डिस्कसिंग टेलीकॉम स्ट्रेस। दूसरी बात, यहाँ पे देखेंगे कई जगह लिखा होता है ये ब्लैक से लिखा होता है ऊपर की तरफ। जैसे यहाँ पे लिखा है आफ्टर बेस्ट शो एवर एट टोक्यो 2020। तो इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग है, जैसे ये रेड से लिखा है, इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि ये इसी के बारे में न्यूज़ या आर्टिकल है, ये बात करेगा, यानी कि आपका डिस्कसिंग टेलीकॉम स्ट्रेस। तो कुछ ना कुछ टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड, कुछ टेलीकॉम की कंपनीज की बात होगी इस न्यूज़ के अंदर। तो ये इस तरह से आप टॉपिक को या फिर थीम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जहाँ पे भी रेड से, ये सब लाइन बोलते हैं, अपर लाइन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो लिखी होगा रेड से लिखी होती है। दूसरी बात, अगर ये ब्लैक से लिखी हो इस तरह से, तो बेसिकली ये हेडलाइन ही है आपकी। बट आप खुद भी समझ में आ रहा है आपको, अगर इतनी बड़ी हेडलाइन इसे बोल्ड लेटर्स में, बड़े लेटर्स में बना देंगे तो वो उसका कोई सेंस नहीं बनता। फिर वो हेडलाइन नहीं, वो न्यूज़ के आर्टिकल की ही लाइन लगेगी। तो इस तरह से बेसिकली इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी रहेगी, और हेडलाइन हम नहीं बना सकते, इसकी वजह से इसको थोड़ा छोटा करके ऐसे बोल्ड वगैरह कर देते हैं। और जो मतलब अगर आप जैसे डेली पढ़ते हैं तो आपको सामने आ भी जाता है कि ये हेडलाइन का ही पार्ट है। तो ये आप समझ सकते हैं। इसको मैंने क्यों किया, कवर किया, क्योंकि आपको एक बेसिक्स थोड़े थोड़े, अगर आप कुछ टाइम से पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर को, तो पता होने चाहिए कि किस तरह से बेसिकली न्यूज़पेपर बनाने वाले जो है सोचते हैं, मेंटेलिटी उनकी क्या रहती है। अब देखते हैं वीआई लेंडर्स टू डीओटी कन्वर्टिंग डेट इनटू इक्विटी एंड ऑप्शन। तो हमें क्या हुआ है बेसिकली कि आपका, तो यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली कि वीआई मतलब होता है आपका वोडाफोन इंडिया। ये क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले वोडाफोन और आइडिया पहले अलग अलग कंपनीज हुआ करती थी, ये मर्जर करके वीआई बन चुकी थी। अब इन्होंने डीओटी मतलब हुआ आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। बेसिकली आप मान के चल सकते हैं जो टेलीकॉम सेक्टर का पूरा काम रहता है वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का डीओटी ही संभालता है। अब इसके अंदर क्या हुआ है, इनका मतलब वीआई जो कंपनी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेट है। मतलब ये इन्होंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये पूरे टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर डेट लिखा है, बट वीआई अगेन जो कंपनी है मैंने आपको पहले बताया था, उसके ऊपर टोटल मिला के 14,500 करोड़ का डेट है, जो उन्हें कुछ टाइम के अंदर अंदर, यानी कि आपका अप्रैल में रिपोर्ट आई थी कि कुछ टाइम के अंदर पे करना है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और बाकी भी आप पूरे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कितना लोन चल रहे हैं इन बड़े बड़े बैंक्स के आप देख सकते हैं। 11,000 करोड़ हो गया आपका, 4,035, इस तरह से। अब यहाँ पे इन्होंने बेसिकली यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो डेट है, मतलब जो वीआई के पास डेट है, उसको क्या इक्विटी बनाना एक ऑप्शन रहेगा। इक्विटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि बैंक्स ने जितना जितना इसको एज अ डेट दे रखा है, तो मान लो वीआई ने अपने बड़े बड़े और शेयर्स निकाल दिए, कि मान लो कि जैसे वीआई एसबीआई को 1100 करोड़ डेट है, कि एसबीआई ने वीआई को दे रखे हैं। एसबीआई मतलब आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वीआई मतलब वोडाफोन इंडिया, मैंने आपको पहले बताया था। अब मान लो कि इतना लोन उन्होंने दे रखा है और वीआई सीधी बात है रिपे नहीं कर पा रहा। अगर आप वीआई की इस बार की रिपोर्टिंग देखेंगे तो उनको लॉस हुआ है, प्रॉफिट की बजाय उनको लॉस हुआ है पूरा, और मतलब बेसिकली उनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है। तो उसके अब ये क्या कर सकते हैं, वीआई वाले अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं
1100 करोड़ के, और वो सारे शेयर्स एसबीआई के नाम पे ही इशू करते हैं। तो ये बेसिकली डेट आपका एक तरह से इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इतना बड़ा डेट, इतनी ट्रांजैक्शन होगी, तो सीधी बात है एसबीआई की एक तरह से इन्वेस्टमेंट होगी। मतलब अगर ये मान लो इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो क्या लोग बोलेंगे कि एसबीआई के पास वीआई के शेयर्स हैं, तो ये बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन होगी एसबीआई वालों के लिए भी। तो ये बेसिकली इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको गवर्नमेंट से पूछना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है, नहीं तो गवर्नमेंट खुद इंटरफेयर कर लेगी। तो ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से इसलिए बात करना चाह रहे हैं ताकि वो अपने इस ऑप्शन को कंसीडर कर पाए आपके। अब आप ये भी देख सकते हैं, बट से कैन टेक एक्शन सिंस नो डिफॉल्ट सो फार, पॉइंट आउट गवर्नमेंट टू लूज मोर इफ टेलीकॉम कंपनी शट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली कि टेलीकॉम कंपनी के बंद हो जाने पर जो डेट उनको रीपे करना है गवर्नमेंट बैंक्स को। अच्छा, गवर्नमेंट बैंक्स कैसे? जैसे आपके एसबीआई है या आपके कुछ भी और मान सकते हैं, एसबीआई मान लेते हैं। तो एसबीआई आपका जो है, अगर मान लो एसबीआई को लोन ये नहीं पे कर पाते हैं, तो एसबीआई क्या है? गवर्नमेंट की बॉडी है, तो एक तरह से गवर्नमेंट का लॉस हो गया। तो बेसिकली डेट उनका ना खराब हो जाए फालतू में, इसी वजह से गवर्नमेंट की नहीं चाहेगी कि वो अपना जो है इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दे कि हम बैंकरप्ट हो गए, हम तो खराब हो गई कंपनी, खत्म हो गई। इससे अच्छा गवर्नमेंट यही चाहेगी कि सही, कोई बात नहीं, आप इक्विटी कर लो, क्या पता फ्यूचर में ग्रो ही कर जाए कंपनी और उनको अच्छे रिटर्न्स मिल जाए उसके ऊपर। तो इस तरह से बेसिकली देखा जा रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ बताई है, तो एक और इसके अंदर न्यूज़ डाल दी है, आरकॉम लेंडर्स अर्ज डीओटी नॉट टू कैंसल आरकॉम लाइसेंस। तो मैंने ये न्यूज़ काफ़ी जूम करके रखी है, इसीलिए आज मैंने वीडियो वगैरह भी थोड़ी रिमूव करी है, तो आई होप आपको ये सही से दिख रहा होगा। अब आरकॉम क्या है? आपकी रिलायंस कम्युनिकेशन। अब जियो के आने के बाद आपका रिलायंस कम्युनिकेशन को कोई नहीं पूछता है, बहुत ही गोन वाली कंपनी हो गई है। और इन्होंने 4G आने पे काफ़ी ज़्यादा जो बड़े स्पेक्ट्रम थे, या 4G आने पे जो सिम्स निकाली थी वो उन्होंने काफ़ी लेट निकाली 4G वाली टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो मतलब कंपनी डूब गई आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? लेंडर्स और डीओटी नॉट टू कैंसल आरकॉम लाइसेंस। तो अभी आरकॉम का लाइसेंस, कैसा लाइसेंस? जो टेलीकॉम के अंदर डील करने का, जो उनको स्पेक्ट्रम है उनके पास, स्पेक्ट्रम मतलब होता है जो बड़े बड़े खंभे होते हैं ना, जिनके थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर होती है, आपके सिग्नल आता है आपके फ़ोन के अंदर, तो वो बेसिकली स्पेक्ट्रम के लाइसेंस इशू करती है गवर्नमेंट। ऐसे जो स्पेक्ट्रम उनके पास पड़ा है वह वैसे पहले से भी, उसको भी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। तो वो लाइसेंस और आपके टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेटाइज मतलब इकोनॉमिक करने का, यानी कि आपके सिम्स को बेचने का लाइसेंस, कि आपने जो आप टेलीकॉम वाली सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले में आप पैसे ले रहे हैं, उस चीज़ का लाइसेंस। तो ये कुछ लाइसेंसेज हैं जो लेंडर्स किसके? जिन्होंने आरकॉम को पैसे दिए हुए हैं, जो आरकॉम के लेंडर्स हैं, वो कहना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से, डीओटी से, कि आप इनका लाइसेंस कैंसिल मत करो। ये भी वही कि आपका फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो कर सकती है। तो ये हमने टेलीकॉम कंपनी सेक्टर का जो पूरी न्यूज़ थी हमने समझ लिया। अब यहाँ पे समझेंगे इलेबोरेट ब्रांड ओबास्ट फॉर ओलंपिक हीरोज। तो इससे कुछ समझ में नहीं आता, बट बहुत बेसिक न्यूज़ है। इसके अंदर क्या हुआ है, आपके जो ओलंपिक के हीरोज हैं इंडिया के अंदर, कल आपको नहीं पता तो क्लोजिंग सेरेमनी हो गई है ओलंपिक्स की, और ओलंपिक्स क्लोज हो चुके हैं। और मैं इसी के साथ ये भी कवर कर लेता हूँ कि अब जो 2024 के अंदर आपके नेक्स्ट गेम्स होने वाले हैं, 3 साल के अंदर ही होने वाले हैं वापस से, तो वो आपके पेरिस के अंदर होंगे। तो पेरिस के अंदर इनकी जो मतलब क्लोजिंग सेरेमनी के बाद ही डायरेक्टली हैंड ओवर सेरेमनी भी हुई थी, जिसके अंदर ये आपने ये एयरप्लेन वाला सीन हो सकता है देखा हो यूट्यूब वीडियो में। तो उस तरह से बेसिकली बॉन्जोर पेरिस भी हमें इसलिए लिखा हुआ है। अब ये क्लोजिंग तो हो गई, बट जो इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो सुपर हीरोज बन गए हैं इंडिया के, आपके नीरज चोपड़ा गोल्ड के साथ, और बाकी भी अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पे एथलीट्स हैं। अब इनमें क्या न्यूज़ है यहाँ पर कि इनको एड्स, जो एडवर्टीजमेंट है और जो ब्रांड की ओनरशिप, मतलब सॉरी ओनरशिप तो नहीं कहना चाहिए, बट ब्रांड का जो वो क्या वर्ड होता है, आपकी ब्रांड की स्पॉन्सरशिप आप कह सकते हैं, या फिर जो ब्रांड एम्बेसडर, हाँ ब्रांड एम्बेसडर बनने का जो पूरा प्रोजेक्ट रहता है, चीज़ रहती है, वो इनको काफ़ी ज़्यादा ऑफरिंग होने लग जाएगी। और इसी के साथ ही साथ इन्होंने की जो काफ़ी सारी इनको फ्री कैश प्राइजेस का अनाउंसमेंट भी किया गया है, जैसे कि आपका इंडिगो इनको फ्री फ्लाइट्स देगा फॉर अ ईयर। तो ये काफ़ी बड़ी बात हो गई। महिंद्रा XUV 700 कॉल्स ऑन पीएम मोदी टू रिलीज कमरेटिव कॉइन्स। तो बेसिकली XUV 700 के इनको कमरेटिव कॉइन्स मिलेंगे, जिनको वो रिडीम करके XUV 700 ले सकते हैं। इस तरह से बाईजूस इनको 1 करोड़ के मतलब कैश प्राइसेस देगा, और आपके 1 करोड़ और 25 से 50 लाख के आपके BCCI देगा इनको। CSK वाले जो है इनको स्पेशल जर्सी देंगे। ये मेरे ख्याल से स्पेशल जर्सी तो सिर्फ एक ही पर्सन के लिए होगी, जो आपके नीरज चोपड़ा इनके लिए। और 1 करोड़ रुपीज़ जो है काफ़ी सारे लोगों को, इनको जो मेडलिस्ट हैं आपके, जो 6 मेडलिस्ट हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको देगा। तो ये बहुत बेसिक न्यूज़ है, इसके अंदर कुछ ऐसा खास नहीं रहा। अब IDBI स्टेक सेल 7 कंपनीज इन रेस फॉर एडवाइजर पोस्ट। तो हमें क्या हुआ है बेसिकली, IDBI एक बैंक है, IDBI गवर्नमेंट का बैंक है, सॉरी। अब इसके अंदर क्या हुआ आपका, इसकी स्टेक सेल होने वाली है। स्टेक सेल के अंदर मतलब क्या हुआ कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसके अंदर जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो सेल करने की बात यहाँ पर चल रही है।
क्यों? अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू उसको जमा करना है जितना भी, ताकि वो अपने एक्सपेंडिचर को मीट कर सके। अब रेवेन्यू का एक सोर्स तो आपका सबसे बड़ा जो सोर्स आज के टाइम में मेजरली चल रहा है वो है आपका टैक्स, और कुछ टाइम तक मतलब यही चलेगा, सीधी सी बात है, सबसे बड़ा सोर्स टैक्स ही होता है। टैक्स के अंदर आपका इनकम टैक्स आप मान सकते हैं, इनकम टैक्स प्लस आपका कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली वो इनकम टैक्स होता है जो कंपनीज पे लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया आपका इस तरह से। और आपका तीसरा आप मान के चल सकते हैं जो जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जीएसटी हो गया, ये दोनों डायरेक्ट टैक्सेस हो गए। तो ये बेसिकली 3 टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट को अपना मेजर रेवेन्यू इकट्ठा करके देते हैं। अब इसके अंदर से गवर्नमेंट को दुनिया भर के एक्सपेंडिचर करने हैं, इतनी सारी स्कीम्स चलती है गवर्नमेंट की, सब कुछ चलता है, और आपके मतलब ये लैंड बनाना, ब्रिजेस बनाना, ये सब कुछ करना, और आपके इतने सारे जो मतलब मैं अगर आपको बताऊं दिल्ली का जितना बजट है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा जो आपका कुंभ का मेला होता है उसका बजट है। तो मतलब ये सब कुछ करना उत्तर प्रदेश के अंदर होता है जो, तो वो मतलब ये सब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करनी है। तो उसके लिए जो ये रेवेन्यू कम पड़ जाता है, सीधी सी बात है कम पड़ जाता है, तभी हम लोन लेते हैं। तो इसके अलावा हम लोन ले सकते हैं। लोन लेने के अलावा हम ये कर सकते हैं, एक चीज़ होती है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट एक चीज़ होती है, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट, और दूसरी चीज़ होती है आपकी प्राइवेटाइजेशन। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपका, ये आपको आई होप समझ में आ रहा हो, मैं आपको कंप्लीट करता हूँ फिर इसको बताता हूँ। अब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपका कि आपने किसी असेट के अंदर से अपना मतलब शेयर कम कर लिया। जैसे इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या हुआ, आपने जैसे मान लो आप कह रहे हो कि मैंने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करा, मतलब क्या हुआ कि आपने पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया और अपने गोल्ड की फॉर्म में उसको रख लिया एज अ सिक्योरिटी। तो वो आपका डिसइन्वेस्टमेंट उसका उल्टा हो गया कि आपने गोल्ड को बेच के आपने कैश में कन्वर्ट कर लिया। ये इसको लिक्विडिफाई बोलते हैं कि आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, फाइनेंस के अंदर लिक्विड का मतलब होता है कैश या कैश इक्विवेलेंट्स। जैसे मान लो जो बैंक के अंदर आपका पैसा पड़ा है वो भी कैश ही है, क्योंकि आप कभी भी जाके उसको निकलवा के आ सकते हो, तो वो लिक्विड उसको कह सकते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन आपका ये हुआ कि जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है, वो मैं एक गवर्नमेंट हूँ, मेरी गवर्नमेंट एक ओन्ड कंपनी है आपकी, ये क्या सेलेक्ट हो गया, हाँ। अब मान लो कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की कंपनी है, उससे 100% गवर्नमेंट का ही शेयर है, पर मान लो गवर्नमेंट अपना 51% शेयर बेच देती है, तो अब वो क्या होगा कि फिर वो कोई प्राइवेट पर्सन खरीद लेगा। मान लेते हैं, मान लो कि अभी आपके रिलायंस ने खरीद ली, हम रिलायंस को बहुत यूज़ करते हैं अपने एग्जाम्पल में। तो मान लो कि रिलायंस ने खरीद ली वो कंपनी आपकी, और 49% आपकी गवर्नमेंट के पास रह गई। तो अब ओनरशिप आपको क्या लगता है किसके पास है? रिलायंस के पास, सीधी सी बात है। तो वो बेसिकली जो पब्लिक हैंड में थी कंपनी, गवर्नमेंट के पास थी, वो प्राइवेट हैंड्स में चली गई। ये आपका होता है प्राइवेटाइजेशन। तो अब डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर कोई लिमिट नहीं थी। मान लो कि अभी 1% भी अगर वो डिसइन्वेस्टमेंट करते इसी कंपनी के अंदर, मान लो रिलायंस को ही बेच के, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर आता। बट अगर उन्होंने ज़्यादा सेल कर दिया तो प्राइवेटाइजेशन होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आईडीबीआई के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही है गवर्नमेंट, ताकि अपने कुछ रेवेन्यू के गोल्स को मीट कर सके यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 7 कंपनीज इन द रेस फॉर एडवाइजर पोस्ट, कि यानी कि जो एडवाइजर बनेगा, जो मतलब आपकी ये डील होने वाली ट्रांजैक्शन होगा, इसके अंदर जो एडवाइजर बनने के लिए 7 इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं, आपके फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले बैंक्स जो हैं, इसके अंदर रेस के अंदर आ गए हैं कि हमें बनो, हमें बना लो। तो और ऐसा नहीं होगा कि एक ही बनेगा, 2-3 मतलब बन सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी एक हैवी ट्रांजेक्शन होने वाली। अब इसके अंदर आप समझेंगे डिलॉयट, केपीएमजी, ईवाई, जेएम फाइनेंशियल एंड अदर्स, मतलब बहुत सारे यहाँ पर बैंक्स हैं। 7 उन्होंने लिखा ही हुआ यहाँ पर, और 4 उन्होंने मेंशन कर दिया, और आप 3 और मान के चल सकते हैं। और डिलॉयट, केपीएमजी, ईवाई तो बिग 4 के अंदर आते हैं। इनके अलावा बिग 4 के अंदर जो एक ही कंपनी आती है, पीडब्ल्यूसी, वो भी कहीं ना कहीं कम्पीट तो खरीद रहा होगा। मतलब ये अगर तीनों ही आ रहे हैं किसी उसके अंदर, तो ये भी आ रहा हो। और आप देख सकते हैं बाकी भी अगर आपको जानना है तो आईसीआईसी सिक्योरिटीज, एसबीआई कैपिटल मार्केट, अगर और आप एक और यहाँ पे आरएनडी है, तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ एक और चीज़, यहाँ पे बीएफएसआई लिखा है। तो बीएफएसआई का मतलब होता है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। ये 3 टर्म आप समझ गए होंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड आपका इंश्योरेंस। तो ये 3 टर्म्स हो गई। ये एक इंडस्ट्री का नाम है बेसिकली, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आपके बैंक्स इसके अंदर आते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आती हैं, इंश्योरेंस वाला सेक्टर यानी कि एलआईसी वगैरह जो आपकी चीज़ें हो गई, वो इसी के अंदर आता है आपका। अच्छा, ये इंडस्ट्री क्या होती है, ये सेक्टर क्या होता है? ये इंडस्ट्री से अच्छा मेरे को सेक्टर लिखना चाहिए यहाँ पे, सेक्टर वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। सेक्टर मेरे को लिखना चाहिए यहाँ पर कि बीएफएसआई सेक्टर के अंदर ये काफ़ी बड़ा ट्रांजैक्शन हो सकता है। मतलब सीधी बात है, अगर कुछ भी बैंक से रिलेटेड होता है तो वो बीएफएसआई सेक्टर के अंदर आएगा। और इस तरह से आपका, अगर आपको सेक्टर समझ में नहीं आ रहा तो एफएमसीजी आपको पता होगा, एक सेक्टर आपने सुना होगा। ये इसके अंदर आपका सब कुछ आता है, आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आपके खाने के, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, कन्फेक्शनरी वाले आइटम्स, आपके जो सोप्स वगैरह हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ये सब कुछ इसके अंदर आता है, शैम्पू वगैरह, मतलब सब कुछ। और कन्फेक्शनरी के अंदर आपके जो डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स तो हो गई, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, और उनके अलावा जो आपके जो बिस्किट्स वगैरह हो गए, लेज पैकेट्स, क्रैकर्स, और आपके नाचोस वगैरह, सब कुछ इसके अंदर आते हैं बेसिकली एफएमसीजी मार्केट के अंदर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो पतंजलि वन ऑफ द कंपनीज है एफएमसीजी के अंदर।
तो अब इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। मैंने को क्यों बताया, ताकि आपको सेक्टर समझ में आए। कई लोगों को सेक्टर क्या होता है ये समझ में नहीं आता। तो सेक्टर होती है बेसिकली एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो सिमिलर काम करती है वो साथ में मिलके। तो BFSI भी इस तरह से एक इंडस्ट्री हम ना कहेंगे, आप सेक्टर ही कह लेते हैं, तो एक सेक्टर है। अब एडवर्स आर्बिट्रल रूलिंग्स स्पर्ड रेट्रो टैक्स इराज है। तो इसके अंदर तो हमें हेडलाइन पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता, बट हम इसको एक एक करके समझते हैं। पहली बात एडवर्स मतलब उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? आर्बिट्रल का मतलब होता है, एक होता है आपका आर्बिट्रेरी या आर्बिट्रेरी बॉडी। तो आर्बिट्रेरी जो बॉडी होती है वो बेसिकली एक जज हुई। एक जज किसके बीच में? दो या दो से ज़्यादा आपके कुछ पर्सन हो सकते हैं जिसके बीच में कुछ डिस्प्यूट है। उन डिस्प्यूट को उन्हीं के व्यूज़ पे लेके, उनसे व्यूज़ लेके जज करे और एक आर्बिट्रल दे। उनका बेसिकली डिसीजन को आप आर्बिट्रल कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे एक उल्टा डिसीजन किसका और क्या। रूलिंग्स स्पर्ड, वो देखते हैं मतलब रूलिंग्स स्पर्ड। रूलिंग्स का मतलब आप समझ गए होंगे। रूलिंग्स स्पर्ड का मतलब, स्पर्ड का मीनिंग बेसिकली आपको मीनिंग हिंदी में तो बहुत अजीब सा मिलेगा, पता यहाँ पे सेंस नहीं बनाएगा। वैसे अजीब सा नहीं होता कुछ भी, बट सेंस नहीं बनाएगा यहाँ पर। स्पर्ड का मीनिंग यहाँ पे जो आ रहा है वो ये है, प्रेरित करना, कि आपके आर्बिट्रल कुछ की वजह से ये हो गया। क्या हो गया? वो अगली लाइन में लिखा है। स्पर क्या हो गया आपका? रेट्रो टैक्स इराजर। रेट्रो टैक्स इराजर आपको समझ गए होंगे, रेट्रो टैक्स का हटना। रेट्रो टैक्स हटने की नौबत आ गई किसी आर्बिट्ररी रूलिंग की वजह से। अब यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली, इसको हम सबको ना पढ़ते हुए एक मैंने आपको बहुत यहाँ पे इजी में लिखा हुआ है। क्या हुआ था अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही आपका टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल आ गया था। इसके अंदर आपका कुछ एक FDI से रिलेटेड उन्होंने एक रेट्रो टैक्स निकाला था। उसके अंदर बेसिकली इनका एजेंडा ये था, जो मूल एजेंडा था, कि जो केन का टैक्स इशू था, केन का टैक्स अगर इशू आपको नहीं समझ में आया तो एक संडे वाली वीडियो के अंदर मैंने इसको स्टार्टिंग के अंदर ही पूरा 5-10 मिनट लगा के बताया था। तो आप, मैं वापस से तो नहीं बताऊंगा क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर, बट मैं आपको बेसिक में बता दूंगा अभी के लिए, आप उससे काम चला सकते हैं। इसके अंदर क्या हुआ था, सबसे पहले आपके वोडाफोन का बेसिकली ओरिजिनली केस था टैक्स से रिलेटेड। अभी मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा, क्या था क्या नहीं था वो छोड़ देते हैं। आपका वोडाफोन का ही केस था टैक्स से रिलेटेड। वो गवर्नमेंट को जीतने के लिए 2008 के आसपास केस था, 2009 के आसपास शायद। तो ये गवर्नमेंट को जीतने के लिए एक लॉ बनाना पड़ा था। उस लॉ को इम्प्लीमेंट करते हुए केन टैक्स ने जो है गवर्नमेंट के ऊपर वापस से उल्टा मूव मार दिया कि अब अच्छा ऐसा कह रहे हो आप, तो फिर ये दो हमें। तो इस तरह से बेसिकली ये हुआ था आपका, और ये दोनों सेम सी कंट्रीज थी और सेम इनका केस था। अब यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, इसके अंदर ये दो पार्टीज तो इन्वॉल्व हैं। दूसरी पार्टी जो इनके अंदर इन्वॉल्व है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या दूसरी भाषा में कहें तो एयर इंडिया। क्योंकि क्या हुआ यहाँ पर कि जो अब मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि जो टैक्स वाली बात थी, टैक्स वसूली करने की बात है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो टैक्स लेने की बात है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास तो कुछ है नहीं अपने अंडर। तो मतलब सब कुछ है वैसे तो अंडर, बट ऐसे सच जो असेट हम सीज कर सकें ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, केन इंडिया वालों ने एयर इंडिया के टैक्स, जो आपके पोर्ट्स हैं और इनके प्लेन्स हैं, उनको सीज करना चालू कर दिया कि अच्छा आप नहीं दे रहे तो अब हम ले लेंगे। इस तरह से बेसिकली उन्होंने वर्क करना चालू कर दिया कि एयर इंडिया के नाम के अंदर जो भी असेट्स हैं, पोर्ट्स हैं, ये क्या करते हैं, अपना जो भी इन्होंने एक डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाया हुआ है आर्बिट्रेशन कोर्ट से। आर्बिट्रेशन कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट है, उसकी सबको माननी पड़ती है। तो आर्बिट्रेशन कोर्ट जो है, इससे इन्होंने एक नोटिस निकलवा लिया, और वो मतलब लीगल है सब कुछ ना, वो सब कुछ ऐसा कुछ धोखेबाजी नहीं हो रही है। तो एक उन्होंने जो है यहाँ पर पैनल निकलवा लिया, मतलब नोटिस निकलवा लिया, उसको जब करते हैं जाते हैं और हर देश की गवर्नमेंट में जाके, जैसे मान लो यूएस की गवर्नमेंट में गए, यूएस के कोर्ट के अंदर गए, वहाँ पे जो आपका नोटिस है वो दिखा दिया, और एक छोटा सा केस चला 2-3 दिन। उसके बाद यूएस की कोर्ट ने अप्रूव करना ही उसको पड़ेगा, तो क्योंकि आर्बिट्रेशन कोर्ट का मामला है, तो उसको जो है अप्रूव उसने कर दिया। और यूएस के अंदर जो भी एयर इंडिया के एसेट्स थे, जो पोर्ट्स वगैरह थे, उनको सीज कर लिया। तो इस तरह से बेसिकली वर्क कर रहे धीरे धीरे, आपके जो उनका जो भी टैक्स कलेक्शन इनको करना चाह रहे हैं वो कर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसी मूव को ना करने के लिए जो गवर्नमेंट ने ये टैक्स लॉ निकाला था, ये वाला वापस से इन्होंने स्टेप लिया है। अब इसके अंदर जो है वापस से रेट्रो टैक्स इसकी वजह से खत्म हो जाएगा, जो कुछ दिन पहले ही आया था। तो आप समझ गए होंगे कि वोडाफोन से बात स्टार्ट होगी। आज के टाइम पे गवर्नमेंट को बहुत परेशान करी है, और स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की एक बॉडी एयर इंडिया। अच्छा, एयर इंडिया जो है फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड है, और इसकी भी प्राइवेटाइजेशन, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया प्राइवेटाइजेशन, इसकी बात यहाँ पर चल रही थी। तो बेसिकली एयर इंडिया की वजह से इसको काफ़ी परेशानी हो रही है, मतलब एयर इंडिया को काफ़ी परेशानी हो रही है इसकी वजह से। अब यहाँ पे ये समझ सके, मैं ऊपर वाला क्लियर। हाँ, अब न्यूली लिस्टेड यूएस स्टॉक्स कैच द फैंसी ऑफ इंडियंस। अच्छा, फैंसी का मीनिंग यहाँ पे वो नहीं है कि आप जो समझ रहे हैं, बट फैंसी का मतलब जो लिटरल मीनिंग होता है, फैंसी का मीनिंग होता है यहाँ पर आपका कल्पना, कि आपके इंडिया की जो कल्पना के अंदर, मतलब बेसिकली उनकी फैंटेसी के अंदर जो है कुछ यूएस के स्टॉक्स ने कैच कर लिया कि यूएस के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मतलब इंडिया के यूजर्स, और चाह रहे हैं तो कर भी रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बूम चल रहा है इंडियन मार्केट्स वगैरह के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर भी।
तो यहाँ पे क्या हुआ, जो यूएस के अंदर जो है नई लिस्टिंग्स हो रही है, आपकी रॉबिनहुड हो गया, आपका कॉइनबेस हो गया, डोडैश हो गया, सॉरी डोडैश हो गया। तो ये बेसिकली ये कुछ स्टॉक्स हैं जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी कि यहाँ के इन्वेस्टर्स जो हैं ह्यूज डिमांड के अंदर परचेज करने लग रहे हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि 30 to 40 मिलियन की जो है परचेजेस आपकी हुई थी कॉइनबेस और डोडैश के अंदर। अब सॉरी डोडैश में वापस से डोडैश बोल रहा हूँ। अब इसके अंदर जो है ये बेसिकली, और अब देख सकते हैं रॉबिनहुड की अगर हम बात करें तो रॉबिनहुड की आप फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रोकरेज वाली कंपनी है। ब्रोकरेज मैंने आपको इसके अंदर भी है, मैं आपको एक और बता ही देता हूँ, थोड़ा सा प्रमोशन और हो जाएगा इसका। मैं वापस से कर कि आपका ब्रोकरेज, हाँ ब्रोकरेज इसके में ब्रोकर, मैं आपको कर ब्रोकरेज सर्विसेज ब्रोकर्स और ये ब्रोकर्ड मार्केट्स तक भी इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये भी आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं, मैंने वैसे ही बता दिए तो आप एक प्रमोशन करने के। अब यहाँ पे जो है ये एक ऐसी ब्रोकरेज फॉर्म है आपकी, और इसके अंदर जो है आपका 10 से 15 मिलियन का इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा, एक परचेजेस और इन्वेस्टमेंट में ये फर्क होता है कि आपने जैसे स्टॉक्स के अंदर परचेज किया, फिर मान लो थोड़ा सा ऊपर गया तो बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर सेल कर देते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि अगर कोई स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर एक बारी के लिए बहुत ज़्यादा करेक्ट करता है। करेक्ट करने का मतलब नीचे जाना, तो मतलब स्टॉक प्राइस में फॉल आना। तो ये जनरली होता ही है कि आपका जो है स्टॉक प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ज़्यादा नीचे आ जाता है, क्योंकि कुछ लोग जैसे अभी मान लो यहाँ पे पैसा डाला एकदम से और 10 रुपये बढ़ गया या $10 बढ़ गया। $10 बढ़ना मतलब 700 रुपये बढ़ना, तो या $10 मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, $1 अगर बढ़ जाता है कोई स्टॉक तो भी इतने सारे लोग उसको बेच देंगे कि वो वापस से नीचे आने लग जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली परचेज हुई कि आपकी सिर्फ जो हमें परचेज कितना है, बट परचेज के अंदर से हमें इंपॉर्टेंट फिगर ये माइनस करनी पड़ेगी कि सेल्स कितनी हो गई। तो क्योंकि अगर जो परचेजेस हमने करी, मान लो कि 40 मिलियन की परचेजेस हुई और 40 की सेल्स हो गई, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, फिर तो हमने इन्वेस्टमेंट की ही नहीं। बट यहाँ पे जो इस केस में अंदर क्या है आपका कि इन्होंने 30-40 मिलियन की इन्वेस्टमेंट परचेजेस करके आपकी 10 से 15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की है, यानी कि आप काफ़ी तो इन्होंने विड्रॉ कर ही लिया, सीधी सी बात है, क्योंकि गेन्स मिल रहे हैं, बट काफ़ी एक अच्छा अमाउंट ऑफ रहा भी है यहाँ पर। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। और हमारा जो फर्स्ट न्यूज़पेपर है कवर्ड, मतलब फर्स्ट पेज जो है कवर्ड है। इसके आगे प्रोबेबिलिटी सेक्शन होता है, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है, तो इसको हम अभी के पर्पस के लिए हम स्किप करते हैं। अब हम चलते हैं आपके इकोनॉमिक ईटी मार्केट सेक्शन के ऊपर। अब इसके अंदर क्या है, आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका कार ट्रेड टेक का यहाँ पे आईपीओ आने वाला है। आईपीओ हाईज आ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है आपका, इनका प्राइस बैंड मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। प्राइस बैंड आपका है 1585 रुपीज़ टू 1681 रुपीज़, और इनका जो मिनिमम एक लॉट है वो 9 इक्विटी शेयर्स का निकला है। तो यहाँ वही आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो 1600 इंटू 9 आपका क्लोज टू 14400 हो गए। 14400 ये चल रहा है, हाँ 14400 आपके मतलब मैं 1600 से मल्टीप्लाई करके देखा है। तो आप अगर चाहें तो इसके अंदर 9 इंटू 18 प्लस कर सकते हैं, 9 इंटू 15 माइनस कर सकते हैं। तो इतना ही होता है, 15,000 के आसपास ही जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहती है किसी भी आईपीओ के अंदर। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। अब ये भी आईपीओ आपको बताइए थोड़े टाइम बाद आपको वो सब दिखने लग जाएगा कि वो क्या कब ओपन होगा, और 11 अगस्त को ओपन होने वाला आपका आईपीओ जो है, सॉरी क्लोज होने वाला है, टुडे ओपन हो जाएगा, यानी कि 9 से लेकर आपका 9, 10, 11 3 दिन ओपन रहेगा। जनरली आईपीओ आपने कितने सारे आईपीओ देख लिए अब तो, मतलब हमारी सीरीज़ के चलते चलते बहुत सारे आईपीओ आ गए हैं आपके, और वो 3 दिन के आसपास ही ओपन रहते हैं। तो ये आपको थोड़े दिनों बाद दिखने लग जाएगा कि इतना टाइम सब्सक्राइब हुआ। कल की न्यूज़ में आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि ये आपका दिखने लग जाएगा कि रिटेल पोर्शन इनका इतने टाइम्स एक्स टाइम सब्सक्राइब हुआ, ये सब ऐसा ये आने वाला है कल की न्यूज़ में। अब इसके अंदर देखिए आपका निफ्टी कोड टच 500 सपोर्ट एट 1595। तो ये तो बहुत बेसिक न्यूज़ होगी आपके लिए। क्या हुआ है बेसिकली, निफ्टी आपका इस प्राइस पॉइंट को जो टच कर सकता है और 15915 पे उनका सपोर्ट बन सकता है। सपोर्ट मतलब ये होता है कि आपका जैसे स्टॉक प्राइस चलने लग रहा है तो एक जनरली एक रेंज फिक्स हो जाती है, जैसे ये रेंज हम फिक्स कर लें मान लो कि अब तो इसके नीचे नहीं जाएगा। तो बेसिकली निफ्टी का सपोर्ट ये टेक्निकल एनालिस्ट कुछ कह रहे हैं कि 15915 पे सेट हो चुका है, 15915 से नीचे नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ पे खरीदना चाहें, मतलब बीच में मान लो यहाँ पे आ जाता है तो आप वापस वहाँ पे बाई कर लें, क्योंकि उससे ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो बेसिकली इंडिकेशन ये रहती है। और इस तरह से एक ऊपर होता है रेजिस्टेंस, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं कि आपका इससे ऊपर तो नहीं ही जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे चला गया तो आप सेल कर दें, उससे ऊपर नहीं जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस होती है आपकी। अब ये बेसिकली इस तरह से वर्क करता है। यू कैन कंसीडर SGBs विद अ गोल्ड अ बिट चीपर नाउ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, SGB मैंने आपको कवर करने वाला था अपनी गोल्ड वाली वीडियो में, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाई और अभी कुछ टाइम नहीं आ पाएगी। क्यों, क्योंकि मेरे कॉलेज एडमिशन्स का कुछ चल रहा है, जैसे इंटरव्यू वगैरह भी चल रहे हैं, वो सब है। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है आपका, बेसिकली ये RBI एक बॉन्ड्स इशू करता है कुछ टाइम के अंदर, 6 महीने 7 महीने के अंदर
कुछ उसके बॉन्ड्स आते हैं। क्या होता है इसके अंदर आपको रियल गोल्ड नहीं मिलता, बट इसका नाम है आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन क्यों है? क्योंकि एक सॉवरेन बॉडी आरबीआई इसको इशू कर रहा है, और गोल्ड बॉन्ड्स आप समझ रहे हो क्योंकि गोल्ड के बॉन्ड्स हैं। अच्छा, इसके अंदर पहली बात आपको समझनी है कि गोल्ड इसके नीचे नहीं होता, बट आज के टाइम पे प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ये बेस्ट तरीका है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपको ऑन एन एवरेज मतलब एक तो 2.5% का आपको इसके अंदर इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट की इनकम जो है किसी भी गोल्ड सिक्योरिटी के अंदर नहीं होती। हर गोल्ड सिक्योरिटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये मिल सकता है कि आपको जो है मतलब गोल्ड अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है तो आपको गेन्स हो जाएंगे, और उस तरह से आपको गेन हो सकता है। बट बैठे बैठे इनकम, मतलब ये तो सीधी फ्री इनकम हो गई आपकी कि आपने गोल्ड परचेज किया, इस बात का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये 2.5% का इंटरेस्ट आपको इसके ऊपर मिलता है, जो किसी भी सिक्योरिटी के ऊपर नहीं मिलता, और ये एनुअली है। तो आप कुछ टाइम के अंदर देखेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है यहाँ पर। अब दूसरी बात आप देखेंगे कि इनको 40% जो आपका गोल्ड है राइज हुआ है पिछले 4-5 सालों के अंदर, पिछले 3 सालों के अंदर भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है काफ़ी डिक्रीज हुआ था सेकेंड ईयर के अंदर। मतलब अगर आप लास्ट 5 ईयर देखें तो आपको जो सेकेंड ईयर बनेगा उसके अंदर डिक्रीज हुआ था। इसलिए जो लास्ट 3 ईयर्स है उनका एवरेज रिटर्न अगर आप निकालेंगे तो 40% की क्लोज टू आता है। हालांकि ये इसकी वजह से एसजीबी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका तो रिटर्न आपको, इसका फायदा आपको जो है हर सिक्योरिटी के अंदर मिलेगा अगर ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, मतलब गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है, बट फिर भी आपको एसजीबी के अंदर भी मिलेगा। और दूसरी बात जो सबसे मेजर बात है वो आपकी सिक्योरिटी की आ जाती है, क्योंकि आरबीआई इशू कर रहा है तो आरबीआई को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको तो मतलब आपका डिफॉल्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि आरबीआई तो अपने खुद से प्रिंट कर देगा मनी और आपको दे देगा वापस। तो बेसिकली इस तरह से आपका एसजीबीआई बहुत सबसे सिक्योर, सबसे आपका सेफ इन्वेस्टमेंट है अगर आपको गोल्ड के अंदर परचेज करना है। अब इसके अंदर क्या है कि आपको जब इनका इशू आता है तभी बाय कर सकते हैं, उसके अलावा भी आपको बाय करना है तो आप कर सकते हैं, कुछ वेज हैं, बट वो हम बाद में बात करेंगे। और दूसरी बात आपको ये है, इसके अंदर एक और ये बात है कि आपको जो है 7 साल तक आपको होल्ड करने पड़ता है अगर आपको सेल करना है, और उसके बाद आपको अगर आपको 7 साल से ज़्यादा होल्ड करना है तो आपको फिर डिलीवरी मंगानी पड़ेगी। तो डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आपको रियल गोल्ड मंगाना पड़ेगा जो आपका गोल्ड बॉन्ड्स चल रहे हैं उसके रिलेटेड। और आपको अगर 5 साल के बाद भी आपको एक एग्जिट विंडो आपकी खुल जाती है, उसके बाद आपको कुछ कुछ आपके डिडक्शन होते हैं, उसके बाद आपको पैसा मिल जाता है विद इंटरेस्ट। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, बट बाकी हम बाद में बात कर लेंगे। लुक ईस्ट पॉलिसी मेक्स नोवोको अ गुड बैट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली नोवोको का अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम न्यूज़ के अंदर चल रहा था, इनका आईपीओ बेसिकली न्यूज़ के अंदर चल रहा था। इंडिया की 5th लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब इसके अंदर क्या हुआ है आपका, यहाँ पे बोला ही जा रहा है कि आपका इसकी वजह से लुक ईस्ट पॉलिसी की वजह से जो है इसको काफ़ी ज़्यादा एक गुड बैट बन गई है। क्यों बन गई है? क्योंकि ये लुक ईस्ट, आपका लुक ईस्ट समझना पड़ेगा आपको क्या होता है। लुक ईस्ट का मतलब ये है कि जो साउथ वेस्ट यहाँ पे जो नेशन, आपको दूसरा कलर ले लेता हूँ। अच्छा, ये क्या है, ये मैंने थोड़ा सा वर्ल्ड मैप बनाने की कोशिश की है, मतलब कोशिश तो क्या की, मेरे को समझाने के लिए थोड़ा सा बनाया। तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उनको साउथ ईस्ट कंट्रीज़ आप बोल सकते हैं। याद रखना, मैं साउथ ईस्ट कंट्रीज़ बोल रहा हूँ, स्टेट्स नहीं बोल रहा हूँ। तो साउथ ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं आपकी, जैसे आप फिलीपींस हो गया या आपका म्यांमार हो गया, म्यांमार के नीचे जाएंगे तो आपका जो थाईलैंड वाला पोर्शन है वहाँ पे, और आपका जो जापान क्या उसको आप देख सकते हैं, हांगकांग आप देख सकते हैं। तो वो जो कंट्रीज़ हैं आपकी, यहाँ पे जो कंपनीज लाई करती हैं, ये आप चाइना से नीचे नीचे मान सकते हैं। अच्छा, इसमें चाइना को बात नहीं की जाती क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया, हालांकि उसके अंदर चाइना पड़ता ही है, सीधी सी बात है, चाइना इतनी बड़ी कंपनी पड़ेगी, मतलब सॉरी कंट्री, बट चाइना की बात इसके अंदर नहीं की जाती है, क्योंकि चाइना से हम ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रेड चाइना से बंद करने की कोशिश कर सकें। हर नेशन यही कोशिश करता है। अब इसके अंदर ये होता है आपका ये साउथ वेस्ट एशिया। अब इसके अंदर क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी के अंदर ये 1991 में आई थी, मैं आपको बता देता हूँ, और ये आपके इंडिया के अंदर जो है नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ये लेके आई थी। तो ये बेसिकली इसके अंदर इन कंट्रीज से जो है ट्रेड बढ़ाने की बात करता है कि आप जो भी करें, आप प्रेफरेंस इन कंट्रीज़ को दें। अगर यहाँ से मिल सकता है और ज़्यादा कॉस्ट के अंदर भी डिफरेंस नहीं है तो यहाँ से मंगाएं, नहीं तो आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मंगाएं। बट आपकी, हालांकि आपको भी पता ही है कि इनके अंदर कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब अगर आप जापान या हांगकांग वगैरह को छोड़ दें, वो तो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ही, बट उनके अलावा आप देखेंगे तो इनके कंट्रीज़ के अंदर जैसे फिलीपींस है, फिलीपींस तो मतलब माना जाता है कि सिर्फ फ्रॉड करने के लिए वहाँ पे है, मतलब ये तो कहने की बात है, पर तो इस तरह से बेसिकली इनको देखा जाता है। अब ये आपको लुक ईस्ट पॉलिसी समझ में आ गई। अब लुक ईस्ट पॉलिसी की वजह से नोवोको क्यों बेस्ट है, ये बेसिकली वहीं पे इनकी डिमांड है, वहीं से कंपनी आई है, इसीलिए ये वहाँ पे एक अच्छी बेट बन जाती है लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत। ये बेसिकली इनकी रिपोर्ट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इनका कितना रेवेन्यू किस तरह से ग्रो करा है, और इसके अंदर ये बेसिकली इसके अंदर पूरे के अंदर प्रूफ करना ये चाह रहे हैं, जो मैं आपको प्रूफ करके बता दिया, मतलब स्टेटमेंट बता दी कि लुक ईस्ट पॉलिसी की वजह से नोवोको एक अच्छी बेट है आपकी। बेट किस लिए कि आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए, एप्टस ऑफर्स हाई ग्रोथ एंड क्वालिटी एट हाई वैल्यूएशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली एप्टस आपका एक म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोल सकते हैं।
इसके अंदर आप ये आपको समझ में आएगा इस न्यूज़ से कि न्यूज़ इसके अंदर कुछ है नहीं खास, न्यूज़ के इसके अंदर कुछ डेटा ही है, बस ये डेटा जो आपको मिल रहा है। सॉरी, अब इसके अंदर आप देखेंगे इनके अंदर आपको ये समझ में आएगा कि आप एक म्यूचुअल फंड को या फिर एक इन्वेस्टमेंट फंड को आप किस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कोई अर्निंग्स तो है नहीं, इनका कोई लोन या डेट तो है नहीं, इनका तो काम ही सारा लोन या डेट पे चल रहा है कि आप उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, वो मतलब आप जैसे कुछ लोग इंडिविजुअल्स उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जैसे मान लो एप्टेस के अंदर 1000 लोगों ने इन्वेस्ट किया, फिर वो एप्टेस आगे स्टॉक मार्केट के अंदर सब कुछ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देगा, तो उनका तो ऐसा कुछ है नहीं कि उनकी खुद की कैपिटल होनी चाहिए या उनका डेट होना चाहिए। तो आप कैसे एनालाइज करेंगे, आपको एक इसके अंदर डालना चाहिए पैसा, इसके अंदर डालना चाहिए, इसके अंदर डालना चाहिए, या और किसी फोर्थ ऑप्शन को देखना चाहिए। तो आप उसको जो एनालाइज करने के लिए कुछ मेजर्स होते हैं, हर चीज़ को एनालाइज करने के कुछ मेजर्स होते हैं। तो वो इस केस में आपके क्या है, वो है आपके AUM, जैसे आप सबसे स्टैंडर्ड मेजर आपका यही होता है AUM का मतलब होता है, यहाँ पे उन्होंने नीचे काफ़ी अच्छा रेफरेंस दिया हुआ है, असेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो असेट्स अंडर मैनेजमेंट हो गया आपके कि कितने असेट्स ही मैनेज कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, और ये फिगर्स करोड़ के अंदर है। तो आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि कितने लोगों का इनके ऊपर ट्रस्ट है। जैसे आप आवास की फिगर देंगे तो नियरली डबल है इनकी, डबल से भी काफ़ी ज़्यादा ही बोलूँगा, इससे भी ज़्यादा ही है, डबल से ज़्यादा। तो आप इस तरह से आप एक पॉइंट दे सकते हैं इसको, जैसे आप यहाँ पे आपने 1 पॉइंट लिख दिया कि ये इस बात में तो ये अच्छा है। AUM YOY ग्रोथ कि आपका कितना आपका ईयर ऑन ईयर AUM बढ़ा है। AUM मतलब मैंने आपको बताया था कि कितना इनके अंदर असेट मैनेज कर रहे हैं, तो इनका 28% से बढ़ा है, आपका 14% से बढ़ा है, इनका 21% से बढ़ा है। तो इसके अंदर भी मैं आपको यही बोलूँगा, ये वाला बैंक जो है बेस्ट है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपका म्यूचुअल फंड होता है, जो आपका फंड होता है बेसिकली, जो कम लेवल पे होता है उसके लिए ग्रो करना आसान होता है। हालांकि जो बड़े लेवल पे होता है उनके लिए ग्रो करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप देखेंगे इनकी काफ़ी अच्छा AUM है, इनका पहले से ही डबल से ज़्यादा है, जो आपका जिनका 28% ग्रोथ हो रहा है। बट जो 21% ग्रोथ मेंटेन कर पा रहे हैं इतने बड़े लेवल पर जाने के बाद भी, तो वो एक अच्छी बात है आपकी। और बाकी भी आप देख सकते हैं, बाकी तो स्टैंडर्ड है। ये आपके कुछ वो थे जो एक म्यूचुअल फंड या फिर एक इन्वेस्टमेंट फंड स्पेसिफिक चीज़ें हैं, क्योंकि AUM को आप रिलायंस का AUM नहीं देख सकते, उसका कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि रिलायंस का मेन काम ये नहीं है कि किसी का एसेट मैनेज करे, वो अपने एसेट कर ले वही बहुत है। तो मतलब इस तरह से बेसिकली आप इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कार ट्रेड का IPO की ही न्यूज़ है ये वाली, तो अब इसको जो स्किप कर सकते हैं, अपने ऊपर अच्छे से इसको समझ लिया। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको एक और वापस से बता देता हूँ कि आप ग्लोसरी को कैसे जा सकते हैं। ग्लोसरी के लिए आप क्या करना है, आपको नीचे एक लिंक मिलेगा, आप उससे जाएं, उसके अंदर मतलब बेसिकली वो टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक है, आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, और वो ग्रुप है एक, मतलब चैनल नहीं है, तो आप उसके अंदर बात भी कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाएं और आपको एक लिंक PDF का एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, आप उसको सिंपली डाउनलोड कर लें, और प्रिंट अगर आपको कराना है तो आप उसको ईजिली प्रिंट करा सकते हैं। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।